नमस्कार बंधुओं। आज एक नई विषय वस्तु के साथ मैं उपस्थित हूँ जो 1857 के विद्रोह के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं। इसी में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, आखिर वो असफल क्यों हो गया था, उसकी विफलता के क्या कारण थे। तो आज इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेंगे कि किस तरीके से 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी वो विफल हो गई थी। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो पूरे भारतीय जनमानस के अंदर जो आक्रोश था उसका परिणाम था, और वो बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गई। वे क्या थी, आइए उन पर विचार करते हैं। सबसे पहला जो कारण है 1857 के विद्रोह की विफलता का, वो था समय से पहले शुरू होना। अब ये समय से पहले शुरू होने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि लंबे समय से भारतीय लोग अंग्रेजों से तंग आ चुके थे, परेशान आ चुके थे उनके शोषण से। तो उनके मन में एक आंदोलन करने की या अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की इच्छा थी, और उसके अनुसार लोगों ने एक योजना बनाई थी, और उस योजना के तहत ये आंदोलन जो है 21 मई 1857 को शुरू होना था। इसमें जो महत्वपूर्ण उस समय के नेता थे या जो महत्वपूर्ण लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे, जिसमें राजा थे, नवाब थे, और लोग भी थे, व्यापारी थे, मजदूर थे। तो वे लोग, उन्होंने तैयारी की थी कि वो 31 मई को शुरू करेंगे। लेकिन जब बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे की हत्या हो जाती है, उनको सजा दी जाती है जब वो एक अंग्रेज की हत्या कर देते हैं, तो उसके कारण से ये आंदोलन समय से पहले शुरू हो गया। और 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो पहला कारण यह था कि हम मानसिक दृष्टि से पूरी तरह तैयार ही नहीं थे लड़ाई करने के लिए अंग्रेजों से, लेकिन उससे पहले ही विषम परिस्थितियों के कारण से या कुछ समसामयिक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई जिसके कारण से ये विद्रोह करना पड़ा। तो हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, इसलिए हम विफल हो गए। पहला कारण ये था। दूसरा कारण देखें तो योग्य नेतृत्व की कमी। योग्य नेतृत्व की कमी। अब क्या था कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो जो भारत का मुगल साम्राज्य अत्यंत कमजोर हो चुका था, जब दिल्ली में आंदोलनकारी पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया, और ये कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। परंतु हुआ क्या कि उसके बाद अन्य स्थानों पर जगह आंदोलन होने लगे, जिसके कारण से बहादुर शाह जफर कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सके जिससे कि वो सेना को संगठित कर पाते और अच्छी तरीके से मुकाबला कर पाते। और दूसरी बात ये थी कि जो दिल्ली के अंदर अंग्रेज सेनापति था और जो बिलोबी था, जो शस्त्रागार का, वो जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ थे, और अंग्रेजों ने चारों तरफ से बहादुर शाह जफर को घेर लिया था, उनको बंदी बना लिया था, जिसके कारण से ये आंदोलन असफल हो गया। तो कोई ऐसा लीडर होता जो सबको संगठित करके अच्छी तरीके से संघर्ष करता, तो हो सकता है कि हमको सफलता मिल जाती। तीसरा कारण जो देखेंगे वो देखेंगे संगठन का अभाव। जो आंदोलन किया गया, जो विद्रोह किया गया या क्रांति की गई, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तारीख को हुई। चाहे झांसी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, बरेली हो, इलाहाबाद, बिहार, उड़ीसा, सब जगह अलग अलग स्थानों पर हुई, और इनमें आपसी तालमेल कोई नहीं था। जो देसी रियासतों के शासक थे उनमें कोई आपसी तालमेल नहीं था, जिसके कारण से अलग अलग समय पर होने पर, अलग अलग स्थानों पर होने के कारण से, अलग अलग नेतृत्व के नियंत्रण में होने के कारण से अंग्रेजों को
इस विद्रोह को दबाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जब एक जगह पर वो विद्रोह को कुचल देते थे, उसके बाद दूसरे स्थान पर चले जाते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अगर एक ही समय में, एक ही झंडे तले, एक ही नेता के नेतृत्व में यह आंदोलन होता तो शायद इसका परिणाम हमारे लिए सकारात्मक हो सकता था। अगली चीज देखेंगे, अगला पॉइंट है देसी राजाओं द्वारा गद्दारी करना। जो भारत के अंदर लगभग 565 देसी रियासतें थी, इनकी संख्या समय समय पर कम ज्यादा होती रही है, तो इन देसी रियासतों के बहुत से जो शासक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, जो संघर्ष कर रहे थे, और बहुत से ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जिसमें पटियाला, जिंद, हैदराबाद, ग्वालियर, नाभा इत्यादि कई एक ऐसी रियासतें थीं जहां के शासक अपने स्वार्थों के लिए साथ दे रहे थे अंग्रेजों का, और हिंदुस्तानियों के ऊपर ये स्वयं अत्याचार भी कर रहे थे और अपनी सेना को विद्रोह के खिलाफ लगा रहे थे, जिसके कारण से ये हमारी जो क्रांति थी या हमारा जो आंदोलन था वो संगठित नहीं हो पाया, और इनकी गद्दारी के कारण अंग्रेजों को और ज्यादा शक्ति प्राप्त हो गई और ज्यादा शक्ति उनको मिल गई, जिसके कारण से उन्होंने आंदोलन को जगह जगह पर कुचल दिया। अगली चीज देखें, संपूर्ण देश में विस्तार न हो पाना। जब हम 1857 के विद्रोह के केंद्रों के बारे में बात करते हैं या स्थानों के क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि उत्तर भारत के गिने चुने स्थान थे, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार का इलाका, उड़ीसा का इलाका। कहने का मतलब ये उत्तर भारत का जो इलाका था उसी के अंदर ये विद्रोह हो रहा था, शेष भारत में विद्रोह नहीं था। अगर इस विद्रोह का विस्तार पूरे भारत में हो गया होता और एक ही समय में होता, एक ही नेतृत्व के तले होता, तो अंग्रेजों को हराने में हमें कामयाबी मिल सकती थी। कामयाबी इसलिए नहीं मिली कि इसका विस्तार कुछ क्षेत्र विशेष में रहा। तो जिस तरीके से इससे पहले जो आंदोलन हुए थे विभिन्न तरीके के, चाहे वो सन्यासियों के आंदोलन हो, फकीरों के आंदोलन हो, किसानों के आंदोलन हो, भील आंदोलन हो, कोल आंदोलन हो, जिस तरीके से वो एक क्षेत्र और स्थान विशेष पर सीमित थे, एक वर्ग विशेष से संबंधित थे, ये थोड़ा विस्तृत तो हुआ, लेकिन ये उतना विस्तार नहीं ले पाया कि जो पूरे भारत की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर देता, जिसके कारण से हमें असफलता हाथ लगी। अगला देखेंगे, शस्त्र इत्यादि की कमी। अब देखिए समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि जो अंग्रेज थे उनके पास तो विधिवत तोपखाने थे, उनके पास विधिवत शस्त्रागार थे, उनके पास प्रशिक्षित सैनिक थे, सब कुछ सही था। अब जब देश में विद्रोह हुआ तो हमारे देश में क्या हुआ, सैनिक, व्यापारी, मजदूर सभी शामिल हो गए। अब इन सैनिकों के अलावा और किसी के पास तो शस्त्र थे नहीं, तो आखिर कैसे लड़ते, क्या करते। तो एक तो शस्त्रों की कमी थी, दूसरे क्या था, प्रशिक्षित नहीं थे। अब मजदूर बेचारा जो मजदूरी कर रहा है वो जाके युद्ध स्थल में युद्ध कैसे करेगा, या व्यापारी कैसे युद्ध करेगा, या जमींदार कैसे युद्ध करेगा, या कोई अन्य व्यक्ति है वो कैसे कर पाएगा जब तक कि उसको शस्त्र चलाना नहीं आता हो, शस्त्र उसके पास हो नहीं, तो कैसे कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी कमी थी कि हमारे जो विद्रोह करने वाले लोग थे, न तो उनके पास शस्त्र थे अच्छे, ना ही वो प्रशिक्षित थे, ना युद्ध के लिए मानसिक दृष्टि से तैयार थे। वो परिस्थिति बस उनको सब कुछ करना पड़ा, इसलिए हमें सफलता नहीं मिल पाई। अगला देखेंगे, सहायक साधनों की कमी। अब जब कभी भी युद्ध होता है
तो युद्ध में एक तो होता है कि सैनिक युद्ध लड़ते हैं और शस्त्रों के द्वारा लड़ते हैं, तो एक तो शस्त्र आवश्यक होते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो दूसरे साधन होते हैं जिसमें परिवहन के साधन हैं, संचार के साधन हैं, खाद्य साधन हैं और अन्य, यानी परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर शस्त्रों को कैसे ले जाएं, सैनिक कैसे पहुंचे वहां पर लड़ने के लिए। और यही कारण था कि जब झांसी में विद्रोह हो रहा था तो कानपुर से सहयोग नहीं पहुंच पाया, या लखनऊ से नहीं पहुंच पाया, दूसरे स्थान से नहीं पहुंच पाया। जब कानपुर में हुआ तो दूसरे स्थान से नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमारे पास परिवहन के साधन नहीं थे, और जो परिवहन के साधन थे वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, जिसके कारण से हमें उसमें सफलता नहीं मिली। दूसरी बात, संचार के साधन, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। जब तक हरकारे जाते थे, हरकारों के द्वारा घोड़े पर सवार होकर संदेश पहुंचाए जाते थे, तो या तो वो रास्ते में घिर जाते थे, या पहुंचते पहुंचते वहां तक देर इतनी हो चुकी होती थी, तब तक घटनाएं घटित हो जाती थी। खाद्य आपूर्ति बहुत जरूरी होती है युद्ध में, जो सप्लाई मिलती रहे, भोजन की व्यवस्था होती रहे सैनिकों के लिए, तो वो सब कुछ जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो जितने भी सहायक साधन थे वे सहायक साधन उपलब्ध नहीं थे, और अगर उपलब्ध थे तो बहुत कम मात्रा में थे, जिससे कि युद्ध जारी नहीं रखा जा सकता था, जिसके कारण से हमको असफलता मिली। अब अगली देखेंगे, सैनिक संख्या एवं प्रशिक्षण की कमी। अब हम यहाँ सैनिक संख्या को अगर देखें तो जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें लगभग 45,000 यूरोपियन सैनिक थे, 45,000 के आसपास, और जो उन्होंने भारतीय लोगों को भर्ती किया था वो सेना लगभग 2,32,000 के आसपास थी। यानी कुल मिलाकर के लगभग 3 लाख के आसपास उनके पास सेना थी। और अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत में देसी रियासतों के जो शासक थे, खास तौर से उन लोगों ने विद्रोह किया था, चाहे वो झांसी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो, तो वो किया था। और उनके पास क्या था, उनके पास सैनिकों की संख्या उनकी रियासत के अनुसार होती थी कि वो रियासत की रक्षा कर सकें। इतनी बड़ी संख्या नहीं थी कि वो अंग्रेजों जैसी शक्ति से युद्ध कर सके, संख्या बहुत कम थी अंग्रेजों की तुलना में। दूसरी बात अगर देखा जाए कि जो संख्या थी भी, उस संख्या में प्रशिक्षण और अनुशासन की कमी थी, उनको प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। अब जब अंग्रेज बंदूक चलाते थे तो जो भारतीय रियासतों के पास जो सेना थी उनके पास इतनी बंदूकें नहीं थी, वो लाठी, भाले, तलवार इत्यादि का उपयोग करते थे। तो ऐसी स्थिति में बंदूकों के आगे, तोपों के आगे लाठी डंडों से युद्ध करना या छोटे साधनों से युद्ध करना संभव नहीं हो पाता है। और यही कारण था कि जो भारत के लोग थे उनके पास जो देसी शस्त्र थे, खास तौर से अगर देखा जाए, और अंग्रेजों के पास आधुनिक शस्त्र थे, जिसके कारण से वो सफल हो गए। उनकी सैनिक संख्या भी ज्यादा थी, उनके पास शस्त्र भी अच्छे थे, उनकी सेना अनुशासित थी, और उस सेना को प्रशिक्षण दिया गया था युद्ध का, जो कि हमारी सेना के अंदर सैनिक थे और उसके बाद उसमें सामान्य जन, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सब शामिल हो गए उसमें, जिसके कारण से ये युद्ध हम नहीं जीत सके, ये विद्रोह नहीं जीत सके। अगली चीज देखी जाए, नेताओं के निजी स्वार्थ। अगर हम देखें कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अगर हम उसमें एक सवाल करें कि आखिर इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य केवल अंग्रेजों का विरोध करना था। उद्देश्य हमारा स्वतंत्रता नहीं था, उद्देश्य हमारा किसी शक्ति विशेष को स्थापित करना नहीं था, उद्देश्य हमें अपना शासन स्थापित करना नहीं था। और बहुत से लोग तो ऐसे थे जो विद्रोह में शामिल थे जिन्हें मालूम ही नहीं था कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप युद्ध क्यों कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता, हमें तो दूसरे ने कहा है कि आप लड़िए अंग्रेजों के खिलाफ, बस इसलिए लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है
कि उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। और जो नेता जो लड़ रहे थे, जो युद्ध कर रहे थे, वो अपनी रियासत को बचाने के लिए कर रहे थे यात्रा। चाहे वो बहादुर शाह जफर हो, जिनके अब वक्त खां सेनापति था, वो युद्ध कर रहा था, चाहे वो बरेली के नवाब खान बहादुर खान साहब हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे कानपुर की नाना साहब हो, चाहे लखनऊ की बेगम हजरत महल हो, उनका उद्देश्य निजी स्वार्थ था। जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई ने खुद कहा था, जब अंग्रेजों ने कहा कि आपका उत्तराधिकार के नियम के अंतर्गत आप यहाँ की शासिका नहीं है, इसलिए आप अपनी रियासत अंग्रेजों को दे दीजिए। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाना चाहती थी। झांसी के अलावा दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं था। या कानपुर के जो नाना साहब थे, उनका अपनी रियासत से मतलब था। तो कहने का मतलब है कि निजी जो स्वार्थ थे, उसके कारण से एकता नहीं हो पाई। ऐसी बात नहीं कि इनके अंदर भारतीयता की भावना नहीं थी, भारतीयता की भावना तो थी, परंतु वो भावना उतनी प्रबल नहीं थी जितनी कि अपनी रियासत के साथ थी। तो इस निजी स्वार्थ के कारण ये जो रियासतों के शासक या शासिका थे, वो एकजुट नहीं हो पाए। और जब एकजुट नहीं हो पाएंगे तो आप किसी बड़ी शक्ति से संघर्ष नहीं कर पाएंगे। और ये कारण था कि 1857 का विद्रोह विफल हो गया। अगला देखेंगे, सांप्रदायिक भावना। सांप्रदाय, अंग्रेजों के द्वारा सांप्रदायिक भावना फैलाई गई थी। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ फैलाई गई थी, हिंदू सिखों के खिलाफ फैलाई गई है, गोरखाओं के खिलाफ फैलाई गई, नेपालियों के खिलाफ फैलाई गई, और दूसरे विभिन्न आधारों पर सांप्रदायिकता फैलाई गई। और उसका परिणाम ये निकला कि 1857 के विद्रोह की विफलता का सबसे बड़ा कारण जो है वो सांप्रदायिकता की भावना बन गई। वो कैसे बन गई? अंग्रेजों ने गोरखों को, गोरखा रेजिमेंट को भारतीय विद्रोहियों के समक्ष खड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने सिख रेजिमेंट को भारतीय विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। और पूरे के पूरे विद्रोह को कुचलने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी तो वो सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट की थी। तो ये जो सांप्रदायिकता की भावना थी, जिसको सेना के अंदर फैला दिया, और उसके कारण से अगर यही सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट भारतीय विद्रोहियों का अगर साथ देती तो अंग्रेजों के दांत खट्टे हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने ये सांप्रदायिकता के बीज पहले से ही बो दिए थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो सेना के अंदर जितनी रेजिमेंट बनाई गई थी, वो सभी सांप्रदायिक आधार पर बनाई गई थी। चाहे वो जातिगत आधार हो, चाहे वो संप्रदाय विशेष का आधार हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, पूरी सांप्रदायिकता फैला दी गई थी। तो 1857 के विद्रोह में जो सबसे बड़ी भूमिका अदा की विफलता के लिए, वो की थी सांप्रदायिकता की भावना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारण जो मैंने आपको बताया कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ था। और इसके अलावा अन्य बहुत सी परिस्थितियां थीं जो तात्कालिक थीं या क्षेत्रीय थीं या व्यक्ति विशेष से संबंधित थीं। उन परिस्थितियों ने भी इस विद्रोह को सफल नहीं होने दिया। और परिणाम यह हुआ कि हम जिस आक्रोश के साथ, जिस जोश के साथ इस विद्रोह में शामिल हुए थे, हम उतनी ही बुरी तरीके से पराजित हो गए और ये विद्रोह असफल हो गया। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वो जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच सकें, जानकारी पहुंच सके। अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक। थैंक यू वेरी मच।